Hello students, welcome to the online channel of Benchers IQ Concept Made Simple. आज अपन बायोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर बायो सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ब्लड। आज हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड होता क्या है, कैसा दिखता है? अगर अपन लेमैन लैंग्वेज में बात करें या जनरली बात करें तो कहेंगे कि भाई रेड कलर का एक फ्लूइड होता है जो अपने बॉडी के अंदर होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। अपन अगर डीप जाएंगे, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो सिर्फ इतना जानना सफिशिएंट नहीं है, आपको उसका थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। चलिए डेफिनेशन ऑफ ब्लड के ऊपर जाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड? ब्लड की परिभाषा क्या है? ब्लड की परिभाषा ये है, ये एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है। मोबाइल का क्या मतलब होता है? मोबाइल मीन्स चलने वाला, वो बात करने वाला नहीं, मूविंग ऑब्जेक्ट। जिस तरह से कोई भी चीज इधर उधर मूव करती है उसको अपन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में मोबाइल कहते हैं, एंड ब्लड इसी तरह से एक मूविंग कनेक्टिव टिश्यू है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंडली, इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू। ओके, लेट अस सी डेफिनेशन क्या कहती है। ब्लड क्या है? मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी। सबसे पहले इट इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंडली इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है ब्लड की? इट इज द बेसिक ऑफ लाइफ। जीवन का आधार है ब्लड। अगर ब्लड अपनी बॉडी में नहीं होगा तो वी कैनॉट लिव। हमें जिंदा रहने के लिए ब्लड की आवश्यकता है, इसीलिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। डेफिनेशन वापस एक बार रिवाइज करते हैं। ब्लड क्या होता है? मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। मोबाइल मतलब मूविंग, याद रखिएगा इसको। मोबाइल मतलब मूविंग कनेक्टिव टिश्यू है। क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, ब्लड कैसा टिश्यू है? इट इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्टेस्ट टिश्यू है बॉडी के अंदर, इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। बेसिक ऑफ लाइफ है, जीवन का आधार है ब्लड। क्या है? जीवन का आधार। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अपन ब्लड के बारे में, इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। ब्लड की प्रॉपर्टी के अंदर पीएच भी आता है। पीएच मतलब कैसा है ब्लड? एल्कलाइन नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, या किस तरह के नेचर का है ब्लड? अगर ब्लड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और उसके पीएच के बारे में बात करेंगे तो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। दैट इज 7.4 उसका पीएच होता है, जो हमें बताता है कि ब्लड है कैसा? एल्कलाइन नेचर का ब्लड है। ब्लड कैसा है? एल्कलाइन नेचर का ब्लड है, एसिडिक नहीं है, वो एल्कलाइन नेचर का ब्लड है। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ब्लड एल्कलाइन नेचर का है तो फिर अगर अपन आगे जांच वगैरह कराते हैं, कुछ डिटेल में रिपोर्ट वगैरह कराते हैं, तो उसके अंदर कभी कभी ब्लड का पीएच ऊपर नीचे क्यों आता है? वो क्यों आता है वो इस तरह से देखेंगे अपन। आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड क्या होता है? वो ब्लड जो आर्टरीज में, वो ब्लड जो आर्टरीज के अंदर फ्लो हो रहा है। और दूसरा होता है वीनस ब्लड। ओके, आर्टरीज क्या होती है और वेन्स क्या होती है? सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स के बारे में मैं आपको सुपरफिशियली बता देता हूं, डिटेल में अपन कार्डियो वाला जो सेक्शन है उसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, आर्टरीज वो होती हैं जो अपने ऑक्सीजनेटेड, यानी जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है उसको लेके जाती हैं बॉडी पार्ट्स की तरफ। कहां से? हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाएंगी। ओके, वेन्स क्या होती हैं? वेन्स वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड के यूज कर लिया गया है बॉडी द्वारा, बॉडी ने उसको कंज्यूम कर लिया है, उसके अंदर अपने मिनरल्स, केमिकल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर लिए हैं, उसके बाद में वो वापस हार्ट की तरफ आता है ताकि वो वापस प्योरिफिकेशन हो सके लंग्स के अंदर। वो ब्लड वेन्स के थ्रू आता है अपने हार्ट के पास में या फिर अपने लंग्स के पास में। तो आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस आई होप आपको पता चल गया होगा।
तो आर्टीरियल ब्लड का जो पीएच होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वीनस ब्लड। वीनस ब्लड का पीएच कम होता है थोड़ा सा, आर्टीरियल ब्लड का पीएच थोड़ा ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप पीएच एंड डेफिनेशन एंड कंपोजिशन प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे अपन देखते हैं कि क्योंकि अपन ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड की स्टडी को कुछ नाम दिया गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड की स्टडी को एक नाम दिया गया है जिसको अपन कहते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। हिमेटोलॉजी की डेफिनेशन क्या बोलती है? हिमेटोलॉजी क्या है? सिंपल सा, स्टडी ऑफ ब्लड। क्या बनता है ये? एक क्वेश्चन स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, ऑप्शन दिए गए होंगे पता नहीं क्या क्या, और हिमेटोलॉजी। अपना जवाब होना चाहिए हिमेटोलॉजी। स्ट्रेट अवे आपको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। इस बात को ध्यान रख लो, रट लो, समझ लो, अच्छे से दिमाग में रख लो। हिमेटोलॉजी, हीम मतलब ब्लड, टोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। ओके, चलिए आगे देखते हैं अपन ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो ब्लड जो है वो दो चीजों से बनता है। सबसे पहला होता है उसमें जो उसका मैक्सिमम पोर्शन है दैट इज प्लाज्मा विच इज 55%, एंड अनदर इज ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या है दूसरे? ब्लड कॉर्पसेल्स विच इज 45%। पहला कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा एंड सेकेंड कॉम्पोजिशन इज ब्लड कॉर्पसेल्स। 55% ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी ब्लड के सेल्स 45%। डायरेक्टर साहब आपको शो करेंगे अभी सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जरा शो करिएगा डायरेक्टर साहब। यस, ये जो मशीन आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं। जब भी कोई अपन लैब टेस्टिंग में जाते हैं तो इसका यूज किया जाता है। ये एक सुपरफिशियल है, अदर देन टॉपिक अपन बात कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। ये क्या होता है, कैसे होता है, आप इस चीज़ों को समझ पाएं। इस मशीन के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ब्लड डालते हैं और ये मशीन एक फिक्स आरपीएम पे रोटेट करती है। जब ये रोटेट करती है तो ब्लड का प्लाज्मा और ब्लड के कॉर्पसेल्स अलग हो जाते हैं। शो करिए जरा डायरेक्टर साहब कैसे होते हैं। यस, दिस इज द पिक्चर। इस तरह से ये अलग हो जाते हैं। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो इस पिक्चर के अंदर आपको दिखेगा ऊपर एक लिक्विड है और नीचे कुछ सॉलिड पार्ट्स हैं। सॉलिड पार्ट्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो रेड कलर शो हो रहा है, और ऊपर जो लिक्विड है उसका भी कुछ एक कलर है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट सा है। ओके, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। दिस इज द प्लाज्मा जो अपना 55% है। ओके, एंड नीचे जो कॉर्पसेल्स हैं, दीज कॉर्पसेल्स आर द ब्लड कॉर्पसेल्स विच इज 45%। चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लाज्मा की डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे, लेकिन ब्लड कॉर्पसेल्स का कुछ आगे फर्दर डिवीजन है, पहले उसको अपन देख लेते हैं। तो ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर क्या आते हैं? आरबीसी, आरबीसी के बाद में आता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के बाद में आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, ब्लड कॉर्पसेल्स 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी 99% होता है, डब्ल्यूबीसी जस्ट 0.2%, एंड बचा हुआ 0.8% इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड कॉर्पसेल्स फर्दर डिवीजन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स। रिपीट विद मी प्लीज। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। नाउ WBC is white blood cells, okay, and blood platelets are simple platelets. RBC red blood cells, WBC is white blood cells and blood platelets. Okay, RBC मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है, हमेशा कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है और उसी तरह से बात की जाती है। आरबीसी लेमैन टर्म, जनरल टर्म याद रखना जरूरी है, लेकिन मेडिकल टर्म उससे ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से कंफ्यूज करके पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर क्या क्या होते हैं?
एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स और फलाना एक और एक ऑप्शन, या फिर हो सकता है एक ऑप्शन में दिया जाए कि एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, दूसरे 3 ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं आपको, आप टोटली कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे देखेंगे अपन क्या बोलते हैं आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, ओके, आरबीसी कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, WBC called as leukocytes. Now RBC is called as erythrocytes, WBC called as leukocytes. Confusion, सर एरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स कैसे याद रखें, क्या करें? हम तो आरबीसी को ल्यूकोसाइट याद रख लेंगे, डब्ल्यूबीसी को एरिथ्रोसाइट याद रख लेंगे। याद करने का तरीका क्या है? देखो याद करने का तरीका वेरी सिंपल, एरिथ्रो ल्यूको साइट्स, तोड़ दो इस शब्द को, इन 2 शब्द को तोड़ दो, एरिथ्रो ल्यूको साइट्स, साइट्स इज कॉमन। चलिए भाषा चेंज करते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं, जिस तरह से अपन हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज भी पढ़ती है, उसके अंदर ग्रीक शब्द हैं। ग्रीक शब्द साइट्स, साइटोस का मतलब हॉलो सेल या फिर जस्ट सेल, ओके। तो अपन सेल तक तो पहुंच गए, सर सेल तो याद हो गया, साइटोस। एरिथ्रोल्यूको को कैसे याद रखें? वेरी सिंपल, एरिथ्रो ग्रीक भाषा में इसका मतलब रेड, ल्यूको ग्रीक भाषा में इसका मतलब वाइट। सर आ गया समझ में, याद रह जाएगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एरिथ्रो मतलब रेड, ल्यूको मतलब व्हाइट, दिमाग से सारा कंफ्यूजन गायब कर दो। जहां पर भी एरिथ्रो लिखा हुआ है, हाँ भाई एरिथ्रो का क्या मतलब था? एरिथ्रो का मतलब था रेड, रेड मतलब रेड ब्लड सेल्स 99% कहां पर होते हैं? ब्लड कॉर्पोसेल्स के अंदर होते हैं। ब्लड कॉम्पोजिशन के 2 पार्ट, प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद में ब्लड कॉर्पोसेल्स, ब्लड कॉर्पोसेल्स के पार्ट में एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट। सिंपल है, बिल्कुल इजी, समझ लो। एरिथ्रो मतलब रेड, ल्यूको मतलब व्हाइट। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आइए हमारे पास में, हमें कमेंट करिए, आपको उसका आंसर जल्द से जल्द दिया जाएगा। इंटरेक्टिव रखो थोड़ा, कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, वापस रीवीडियो बनाने को हम तैयार हैं, आपका इंटरेक्शन जरूरी है, ओके। चलिए, ब्लड 2 पार्ट, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पोसेल्स। प्लाज्मा इज 55%, ब्लड कॉर्पोसेल्स इज 45%। ब्लड कॉर्पोसेल्स सिंपली फर्दर डिवाइडेड, आगे विभाजित। क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी कितना होता है? 99% होता है। डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 0.2%। एंड दिस इज प्लेटलेट्स विच इज 0.8%। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। कैसे हुआ आरबीसी का नाम? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, रेड मतलब एरिथ्रो, व्हाइट मतलब ल्यूको। कौन सी भाषा? ग्रीक लैंग्वेज में। याद रहेगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ब्लड नहीं हटाते हैं यार, ब्लड तो आज अपना टॉपिक है, इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं, ओके। ब्लड को ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए नाउ अपन ने तो सब डिविजन्स देख ली, अभी सब डिवीजन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सब डिवीजन अपना जो सबसे पहला था वो था प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। रिपीट करो मेरे साथ में, यस प्लाज्मा। नाउ प्लाज्मा की डेफिनेशन या फिर प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन या प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा कैसा होता है जरा दिखाइए डायरेक्टर साहब। यस दिस इज प्लाज्मा, ओके। कैसा कलर है, कैसा दिख रहा है? यस सही है आप, येलो है, स्लाइट येलो है, क्लियर भी है, ट्रांसपेरेंट भी है। यस यू आर राइट, आप सही देख रहे हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा या फिर दिस इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको? यस लाइट येलो होता है, स्लाइट येलो। ट्रांसपेरेंट है तो क्लियर फ्लूइड भी है, ओके। हटाइए, चलो प्लाज्मा स्लाइट कैसा था? येलो, ग्रेट। स्लाइट येलो के साथ में क्या था? ट्रांसपेरेंट भी था सर ये तो। चलिए ट्रांसपेरेंट भी लिख देते हैं।
ओके, स्लाइट येलो था, ट्रांसपेरेंट था, और हमने देखा था सर कि ये क्लियर फ्लूइड भी था। स्लाइट येलो था, ट्रांसपेरेंट था, क्लियर फ्लूइड भी था। वेरी गुड, आपको अच्छे से पता है। एक चीज नहीं पता जो देखने से पता नहीं चलती। कैसे? क्या चीज? पीएच। ब्लड का पीएच क्या था? कम ऑन, ब्लड का पीएच क्या था? 7.4। कैसा था? एल्कलाइन था। तो अगर पूरा ब्लड ही एल्कलाइन है तो उसका पोर्शन क्या एसिडिक हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इट इज एल्केलाइन। इट इज ऑल्सो एल्केलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है? एल्केलाइन नेचर का। ओके, प्लाज्मा के बारे में आपको इतना पता चल गया। नाउ मेन चीज, प्लाज्मा कैसे बनता है। अगर प्लाज्मा को अच्छे से देखेंगे और उसको अच्छे से खोजेंगे तो पता चलेगा कि प्लाज्मा तो बहुत सारी चीज़ों से बनता है भाई। किन किन चीज़ों से बनता है समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लाज्मा का कंपोजिशन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। हर चीज़ को समझो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ओके, चलिए प्लाज्मा का कंपोजिशन में अपन जाते हैं। कंपोजिशन, ओके ग्रेट। सबसे पहला कंपोजिशन क्या होता है प्लाज्मा का? अगर देखें तो उसके अंदर वाटर होता है। कितना होता है? 90 से 92% ऑफ वाटर होता है इसके अंदर। ओके, कितना होता है? 90 से 92%। कुछ सॉलिड्स भी होते हैं इसके अंदर। सॉलिड्स कितने होते हैं? 8 to 10% ऑफ सॉलिड होता है। वाटर कितना होता है? 90 to 92%। सॉलिड्स कितना होता है? 8 to 10% ऑफ सॉलिड्स होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर। देखो, ब्लड जो होता है ना, वो क्या, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था सबसे पहले कि वो क्या है? मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? सवाल किसी ने किया नहीं कमेंट में, मैं अभी जवाब दे देता हूँ ताकि आप सवाल करो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछोगे मतलब मुझे लगेगा आपको समझ में आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मतलब आप ऐसे ही वीडियो देख देख के फॉरवर्ड कर रहे हो। नहीं करना, टाइम पास नहीं करना है ऐसा, ठीक है? समझो, नहीं समझ में आ रहा है वापस पूछो। ब्लड का सबसे बड़ा काम क्या होता है? ब्लड का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब जगह जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाके क्या करता है? वहाँ का कचरा, पूरी बॉडी का कचरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में ले जाता है ताकि अपन उसे निकाल के बाहर फेंकें। अपन जो खाना खाते हैं, पेट के अंदर खाना जाता है, वो पूरी बॉडी में उसकी एनर्जी कैसे जाती है? ग्लूकोज कैसे जाता है? ब्लड से जाता है। ये सब कहाँ से जाता है? ब्लड का कौन से पार्ट से जाता है? प्लाज्मा से जाता है। समझे? तो ब्लड इतना इंपॉर्टेंट है। उसको क्यों मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू बनाया गया है? उसको मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए बनाया गया है ताकि वो अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग चीज़ों का एक्सचेंज करके उनको जहां ले जाना है वो अपना काम कर सके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, जहां जहां ले जाना है वहां वहां वो अपना काम कर सके। ओके, तो वाटर, पानी पीते हैं अपन, सॉलिड्स खाते हैं अपन, इतना पोर्शन प्लाज्मा में जाता है। मिनरल्स, मिनरल्स कौन से, कैसे मिनरल्स? आपने खाया कैल्शियम, आपकी हड्डी टूट गई। आपने खाया कैल्शियम, कैल्शियम गया पेट में, पेट से आपकी हड्डी टूटी है पाँव की, कैसे जाएगा भैया? ब्लड से जाएगा। ब्लड से कैसे जाएगा? प्लाज्मा लेके जाएगा ना नीचे, उसका डिवीजन होगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा और जहां उसे ले जाना है वहां वो जाएगा। कौन ले जाएगा? प्लाज्मा ले जाएगा। कैल्शियम के अलावा और क्या क्या जाता है? बहुत सारी चीजें हैं, अभी कुछ चीजों के बारे में बताएंगे। सोडियम, सोडियम Na, नमक, नमक खाते हैं आप? खाने में सभी खाते हैं। कहाँ जाता है? बॉडी पार्ट्स में जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। पोटेशियम गुड फॉर हार्ट, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत डिटेल में जा रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए सिर्फ। ओके, अपना जितना बोर्ड पे है उतना ही एग्जाम में आएगा। डिटेल तो बहुत कुछ है आगे जो अपन बाद में फ्यूचर में भी पढ़ेंगे कभी। फिलहाल कैल्शियम, नमक, सोडियम, ओके, बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, समझ गए यहां तक? ओके, मिनरल्स के बाद में क्या बताया था? एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अमोनिया, अमोनिया कहाँ से जाता है? इधर उधर बॉडी का पूरा अमोनिया इकट्ठा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाता है।
जहां से अपन बाहर निकालते हैं। कैसे जाता है? ब्लड ले जाता है, अमोनिया ले जाता है, और क्या ले जाता है? यूरिया ले जाता है, और क्या ले जाता है? क्रिएटाइन ले जाता है। सब एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। और क्या ले जाता है? क्रिटिनाइन। क्या ले जाता है? क्रिटिनाइन, अमोनिया, यूरिया, केराटिन, क्रिटिनाइन, ये सब ब्लड प्लाज्मा के अंदर से जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा में कितनी सारी चीजें जाती है, कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, देखो। इसीलिए 55% है। वाटर, सॉलिड्स, मिनरल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिन, क्रिटिनिन, मिनरल्स के अंदर कैल्शियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट आयंस, इतनी सारी चीजें सब कहां जाती? प्लाज्मा के अंदर जाती है। ओके, चलिए आगे और क्या क्या जाता है? न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट, इसे तो भूल ही गए अपन। खाना खाते हैं अपन, बिल्कुल खाते हैं, सभी खाते हैं। तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जो आगे अपन पढ़ेंगे दूसरे सेक्शंस के अंदर। तो ग्लूकोज बॉडी में कैसे जाता है? ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जाता है। ओके, और क्या क्या जाता है? अमीनो एसिड्स, और क्या क्या जाता है? लिपिड्स। ओके, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सब भी प्लाज्मा के अंदर से जाते हैं। ओके, उसके बाद में प्रोटीन्स सॉरी 6% से 8% प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर। प्रोटीन बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स, अपनी मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी होता है। कौन लेके जाता है अपनी बॉडी में? प्लाज्मा लेके जाता है। कैसे फॉर्म में लेके जाता है? डीप में देखेंगे तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड इंपॉर्टेंट फिब्रिनोजेन। प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजेन। आगे कुछ मैंने लगाया है, इनकम्प्लीट रखा है। क्यों रखा है? आपके समझने के लिए रखा है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। क्वेश्चन, एल्ब्यूमिन किस काम आता है? परासोरनी संतुलन, दैट इज ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस के बारे में काम आता है। ग्लोब्यूलिन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफेंस। यस, डिफेंस। बॉडी के अंदर कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है, आप बीमार पड़ रहे हो, कोई बाहर से पैरासाइट आ रहा है आपको बीमार करने के लिए, कौन बचाएगा? ब्लड का प्लाज्मा बचाएगा। ब्लड का प्लाज्मा का कौन सा पार्ट बचाएगा? प्रोटीन वाला पार्ट बचाएगा। प्रोटीन वाला पार्ट में कौन सा पार्ट बचाएगा? ग्लोब्यूलिन बचाएगा। कौन सा बचाएगा? ग्लोब्यूलिन बचाएगा। ग्लोब्यूलिन क्यों बचाएगा? क्योंकि वो डिफेंस के काम आता है। ओके, वन मोर थिंग, अपन ने ब्लड के कॉर्पोसेल्स देखे थे, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होना है। यस, दोज आर ऑल्सो फॉर द डिफेंस। WBC भी डिफेंस के लिए है, यहाँ प्रोटीन का ग्लोब्यूलिन भी डिफेंस के लिए है। ओके, एंड इंपॉर्टेंट फिब्रिनोजेन, कौन बताएगा? फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन नाम से ही पता चल रहा है यार। यस, क्लॉटिंग फैक्टर है। आपको चोट लगती है, चोट लगने के कुछ सेकंड्स बाद में आपका खून रुक जाता है। कैसे रुकता है? फिब्रिनोजेन, जो क्या है? एक क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है? एक क्लॉटिंग फैक्टर। यस, फिब्रिनोजेन याद रखिएगा, क्लॉटिंग फैक्टर है। ओके, प्लाज्मा कितनी सारी चीजें करता है देख लिया आपने। एक बार वापस, वाटर ले जाता है, सॉलिड्स ले जाता है, मिनरल्स ले जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स में ले जाता है, प्रोटीन्स में ले जाता है। पॉइंट भूल गए, कौन सा? बताओ। गैसियस एक्सचेंज, गैसेस। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। कौन ले जाता है? ये ब्लड ले जाता है। ब्लड का कौन सा पोर्शन ले जाता है? ये प्लाज्मा ले जाता है। ओके, उसके बाद में अपन लास्ट इज हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम। जब अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर अलग अलग ग्लैंड्स है अपने बॉडी के, अलग अलग बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं वो अलग अलग सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स। अभी हॉर्मोन्स तो सिक्रीट हो गया सर, अभी उसको बॉडी पार्ट में कैसे लेके जाएंगे? बॉडी पार्ट में ब्लड लेके जाएगा सर। ब्लड बॉडी का ऐसा टिश्यू है, कैसा टिश्यू है? मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, जो सारी चीजें इधर उधर अपनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो मोबाइल नेचर का है। ओके, तो अगला कंपोजिशन क्या होता है?
हॉर्मोन्स, अलग अलग हॉर्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड के हॉर्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के सब पढ़ेंगे आगे डिटेल में, अभी जस्ट एक सुपरफिशियल बता रहा हूं। ओके चलिए लास्ट रिवीजन एक बार वापस। ब्लड का कॉम्पोजिशन ये याद रहेगा आपको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। कॉर्पोसेल्स जिसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपन। सो ब्लड कॉर्पोसेल्स एंड प्लाज्मा में डिवाइड होता है। प्लाज्मा इज 55%, जिसका कॉम्पोजिशन क्या है उसका लास्ट में एक बार रिवीजन वापस से। ब्लड रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स एंड प्लाज्मा 55%, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? वाटर 90 to 92%, सॉलिड्स 8 to 10% ऑफ सॉलिड्स होते हैं। मिनरल्स कितने होते हैं? मिनरल्स भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स भी उसके कॉम्पोजिशन में होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स पूछा जाए तो कैल्शियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट आयंस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने बॉडी से यूरिया, अमोनिया, किरेटिन, क्रिटिनिन ये सब ब्लड करता है बॉडी के अंदर ऊपर नीचे। ओके न्यूट्रिएंट्स अपन खाना खाते हैं, ग्लूकोज जाता है, प्रोटीन जाते हैं, अमीनो एसिड जाते हैं, लिपिड्स प्रोटीन। ओके प्रोटीन 6 to 8%, प्रोटीन के फर्दर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजिन। 6 to 8% जो प्रोटीन है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? एल्ब्यूमिन भी होता है प्लाज्मा में, ग्लोब्यूलिन भी होता है प्लाज्मा में और फिब्रिनोजिन भी होता है, जो मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में भी आ सकता है। एल्ब्यूमिन परासोरनी संतुलन यानी ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। ओके ग्लोब्यूलिन इज फॉर डिफेंस, व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह उसके साथ में डिफेंस की तरह काम करेगा। फिब्रिनोजिन चोट लग गई, खून बह रहा है, ब्लड रुकेगा अपने आप, क्लॉट होगा अपने आप फिब्रिनोजिन की मदद से। ओके अपने आप देखो ब्लड के अंदर ही वो चीज़ है जो उसको रोकेगी, वो है फिब्रिनोजिन, जो कब एक्टिव होगा? जब भी आपको चोट लगेगी, उससे पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये भी याद रखिएगा, फिब्रिनोजिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ओके गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अपन सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब अपन सांस लेते हैं तो अपन ऑक्सीजन लेते हैं। ओके ऑक्सीजन जब अपन ने लिया है अपने फेफड़ों में जाता है, अपने लंग्स में जाता है, जिससे वो पूरी बॉडी के पार्ट्स में जाता है, वहाँ पर वापस से एक्सचेंज होता है और फिर अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिलता है। ओके तो वो कहाँ से एक्सचेंज होता है? ब्लड से एक्सचेंज होता है, ब्लड के प्लाज्मा से एक्सचेंज होता है। हॉर्मोन्स जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम है। ओके आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी किसी भी तरह का कुछ डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, या हिंदी आपको अनुवाद चाहिए तो आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू टीच यू। ओके एंड हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा एंड यस ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो सब्सक्राइब करोगे तो हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज़ है ना, आपका ऊपर से जो स्लाइडर डाउन होता है ना, उसमें ऑटोमेटिक पॉप इन करते रहेंगे, कोई वीडियो हमारा छूटेगा नहीं। ठीक है, जितना देखेंगे उतना सीखेंगे, तो देखते रहिए एंड बी विद अस। थैंक यू वेरी मच।